नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 20 नवंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट इन दोनों पारियों में पूछे गए जीके के 100 में से 82 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं आ पाएगा क्योंकि किसी अदर काम में बिजी होने के कारण इन दोनों ही पारियों का सभी सवाल कलेक्ट करने में काफ़ी समय लग गया। तो फिलहाल देखते हैं 20 नंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एकदम रियल और ऑथेंटिक सवाल जो स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और पीडीएफ फाइल इन दोनों शिफ्टों की एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, न्यू हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम में जाइएगा और सर्च कीजिएगा @ट्रेंड जीके, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर 20 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पहला जीके के सवाल, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी है ये बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित जैसे काव्यों की रचना की है। तो हर्षचरित और कादम्बरी इन दोनों ही पुस्तकों के लेखक है बाण भट्ट। आपको बता दूं, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट है वो राज दरबारी एक तरीके से कवि थे। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और कादम्बरी और हर्षचरित ये दोनों ही बाण भट्ट की रचनाएं हैं। अगला सवाल नंबर 2, लिटिल वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर बॉक्स का सेकंड सवाल, लिटिल वुमन पुस्तक के लेखक हैं अमेरिकी उपन्यासकार, नाम है दोस्तों लुइसा मे अल्कॉट। लुइसा मे अल्कॉट है लिटिल वुमन पुस्तक के ऑथर है, जो 1868-69 में ये पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है? आप सभी को पता होगा नीति आयोग का गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और 1 जनवरी 2015 उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से लेकर 2017 तक रही है। अब प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री थे, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार देख सकते हो आप ब्रीफली, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे। उसके बाद चौथी, पांचवी में इंदिरा गांधी और छठी में भी इंदिरा गांधी। चौथी, पांचवी और छठी, इसके बाद इंदिरा गांधी। तो पहली, दूसरी, तीसरी जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद चौथी, पांचवी, छठी इंदिरा गांधी, सातवीं में राजीव गांधी। सातवीं में राजीव गांधी, ठीक है, सातवीं में राजीव गांधी। और आपको पूछ लें कि जो उदारीकरण की नीति आई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1992-97 में पीवी नरसिम्हा राव उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव थे 8वीं की। 9वीं के अटल बिहारी वाजपेयी थे। 10वीं के अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में मनमोहन सिंह आ गए। और 11वीं 12वीं में मनमोहन सिंह। नेक्स्ट सवाल देखें, उससे पहले टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील। जो कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, सिलेबस पूरा कर लेते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मॉक फॉर्म नहीं लगाते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन ऑफर टेक्स्ट बुक की तरफ से। आपको मॉक टेस्ट जब तक नहीं लगाएंगे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके और स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी एक्चुअल जो एबिलिटी है उसका पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका कमज़ोर है। तो एग्जाम से पहले आपको एक्सपीरियंस करना है बहुत सारे मॉक देकर। और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म इसलिए बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो, एक तो ये टेक्स्ट बुक पास का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर और जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, जैसे आपका एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, डिफेंस का हो गया, रेलवे का हो गया, जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स आए ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर नहीं मिलेगा। और वो आपने पास ले लिया तो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, जो भी एग्जाम आए 1 वर्ष की वैलिडिटी में। अभी यदि आप यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए टेक्स्ट बुक पास लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो न्यू कैंडिडेट जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो पास प्रो में एज ए मॉक फॉर्म आप लगा सकते हो। जैसे एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए टीटीजी के यूज़ कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, मेक इन इंडिया के समान योजना कौन सी है? मेक इन इंडिया के समान प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में बात हुई है, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जवाब में शुरू की गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना है। ये योजना एज ए मेक इन इंडिया है, जो केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना शुरू की थी। शुरुआत में केवल उन्होंने एक ही सेक्टर को टारगेट किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण है, कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण होना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है वो इंडिया में निर्माण हो, मेक इन इंडिया हो। केवल एक ही सेक्टर पर फोकस किया था जब अप्रैल 2020 में योजना लॉन्च हुई थी। लेकिन बाद में इसमें और विस्तार किया गया। अक्टूबर 2022 में 13 और सेक्टर ऐड किए, यानी यहाँ पर जो ये पीएलआई योजना है ना, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना, इसमें टोटल 14 सेक्टर हो गए। इन 14 सेक्टर में पहला तो आपका इलेक्ट्रॉनिक था ही था, उसके बाद 13 और सेक्टर आप देखेंगे तो चिकित्सा उपकरण इसमें ऐड किया गया, दूरसंचार ऐड किया गया, और जो फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल है, मेडिसिन वगैरह, ये
रसायन केमिकल है, विमान के लिए, सफ़ेद वस्तुओं के लिए। इसके अतिरिक्त पीएलआई योजना धातु और खनन के लिए, कपड़ा परिधान के लिए, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट है, नवीनीकरण ऊर्जा, सौर मॉड्यूल, खाद्य प्रसंस्करण, इन सभी के लिए ये मेक इन इंडिया की तर्ज पर पीएलआई योजना, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना है, वो आई थी 2020 में। नॉन स्टिक कुकवेयर किसके बने होते हैं? जो नॉन स्टिक तवे वगैरह होते हैं ना, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन का पूरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। क्या है? टेफ्लॉन यानी पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। मतलब ये किससे मिलकर बने होते हैं टेफ्लॉन? तो ये फ्लोरीन और कार्बन परमाणु से बना एक सिंथेटिक रसायन है जिनसे नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं। अब दांतों से संबंधित एक स्टेटमेंट दे रखा था कि पूछा था गलत कथन कौन सा है, जिसमें एक कथन ये था कि जो दांत है वो आपका टूथपेस्ट है, दांतों के लिए जो साफ के लिए टूथपेस्ट आती है ना, वो अम्लीय प्रकृति की होती है, जो गलत स्टेटमेंट था। जो टूथपेस्ट है ना, वो क्षारीय प्रकृति की होती है, तो वे एसिड के प्रभाव को बेअसर करते हैं। आपको पता होना चाहिए दांतों की पीएच है वो 5 के आसपास जैसे ही कम होती है ना, तो एक तरीके से दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। तो पीएच को लेवल करने के लिए आपको एसिडिक पीएच है तो उसको लेवल करने की क्या है, क्षारीय की आवश्यकता। तो टूथपेस्ट कैसी होनी चाहिए? क्षारीय प्रकृति की होती है, जो एसिड के प्रभाव को बेअसर कर दे। अब टूथपेस्ट में आमतौर पर फ्लोराइड के साथ क्षार होते हैं जो बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करते हैं। टूथपेस्ट में होता क्या है? पानी होता है ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पर एब्रिसिव्स यानी 50% जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और हाइड्रोक्सी पेटाइट होता है एब्रिसिव्स में। और इसके अतिरिक्त फ्लोराइड प्लस डिटर्जेंट प्लस पेपरमिंट होता है जो एंटी कैलकुलस एजेंट, और ये सभी होते हैं। अब दांतों की कैविटी को बचाने के लिए टूथपेस्ट में किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है दांतों की कैविटी को बचाने के लिए। प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब दांतों से सवाल पूछा तो एक स्टेटमेंट ये था कि सबसे कठोर भाग होता है एनिमल। बिल्कुल, शरीर का सबसे कठोर भाग है वो एनिमल है। और सबसे बाहरी सफ़ेद भाग मूल रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट से बना होता है। दांतों का एनिमल शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। आपको नंबर्स ऑफ पूछ ले तो आप कहेंगे ये होते हैं शुरू, इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, और प्रीमोलर 8 होते हैं, मोलर आपके 12 होते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक में क्या आता है? सी आता है, कैनाइन हो गई। उसके बाद इंसीजर आई आता है तो इंसीजर हो गई। उसके बाद पी आता है और फिर एम आता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है 4 से। 4 में 4 जोड़े तो 8। उसके बाद 8 से शुरुआत करो, 8 में 4 जोड़े तो 12। तो कैनाइन 4, इंसीजर 8, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। तो नंबर ऑफ टीथ पूछे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोकसभा में एससी की सीट कितनी होती है? अनुसूचित जाति की सीट होती है 84 और अनुसूचित जनजाति की होती है 47। ये याद रखिएगा। पहले अनुसूचित जनजाति का आई थी तो उसमें मैंने एससी की बताई थी। एससी की होती है 84। पहले एससी की हुआ करती थी 79, लेकिन 2002 में जो परिसीमन हुआ उसमें आपकी हो गई 84। और एसटी की है पहले 41 थी, अभी 47 हो चुकी। तो 84 और 47 आपके दिमाग में होना चाहिए। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। तो ग्राम पंचायत के गठन का है 40। बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस और कारक लागत। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है? कारक लागत उत्पादन के कारकों की लागत होती है। टोटल उत्पादन में अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट है अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो कुल यहाँ पर लागत है वो इनपुट का कुल मूल्य। अब ये जो टोटल प्रोडक्ट की लागत आई, फिर वो प्रोडक्ट बाजार में जाएगा तो किस रेट पर बेचा जाएगा, वो अंतिम मूल्य है, वो एक तरीके से मार्केट प्राइस है। एक होता है मूल मूल्य, ये वो राशि है जो एक निर्माता उत्पादित वस्तुएं या सेवाओं की एक इकाई के लिए खरीदार से प्राप्त करता है। निर्माता जो आगे सेलर को भेजता है बेचने के लिए, उससे एक यूनिट में जो भी मूल्य उनको मिलेगा बनाने वाले को, वो मूल मूल्य है। उससे पहले इनपुट की लागत है वो कारक लागत है, और जो फाइनली मार्केट में जाएगा तो वो मार्केट प्राइस है। नेक्स्ट अपना है दिल्ली सल्तनत में भूमि पर लगे हुए टैक्स को क्या कहते थे? तो वहाँ पर एक खराज टैक्स हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में खराज है, ये दिल्ली सल्तनत के तहत कृषि भूमि पर कर था, यानी जो कृषि भूमि है उस पर टैक्स था वो खराज था। और खराज मुख्य रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जो मुस्लिम नहीं थे उनसे खराज टैक्स लेते थे, और इस्लाम के लिए हाल ही में विजय प्राप्त क्षेत्रों में इस्लाम में परिवर्तित कर देते थे। यदि वो टैक्स नहीं देना चाहते थे तो इस्लाम को स्वीकार करना पड़ता था। खराज एक भूमि कर था जो भूमि की उपज का 1/10वां हिस्सा है वो उसके बराबर था। अब दिल्ली सल्तनत के दौरान एक ज़कात टैक्स भी था जो मुसलमानों द्वारा वसूल की गई संपत्ति पर कर था। ठीक है, और एक खाम है वो कब्जा की गई लूट का 5वां हिस्सा था, वो खाम था।
जजिया है ये गैर मुस्लिम विषयों पर लगाया जाता था, विशेषकर हिंदुओं पर जजिया टैक्स है, इसमें महिलाओं और बच्चों को छूट थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल 1948 में हुए और वो राष्ट्रीय खेल थे दोस्तों 13वें राष्ट्रीय खेल, और ये कहाँ पर हुए हैं? लखनऊ में। तो स्वतंत्रता के बाद 13वें राष्ट्रीय खेल लखनऊ में हुए। अब मैं राष्ट्रीय खेल के थोड़े बारे में डिटेल बताऊं। जो नेशनल गेम अभी नाम है ना नेशनल गेम, शुरुआत में इसका नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स, जो 1924 में शुरू हुए। तो प्रथम इंडियन ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए? लाहौर में हुए 1924 में। इसका नाम नेशनल गेम पड़ा 1940 में। 1940 में जब ये टोटल 9 गेम हो चुके थे, तो 9वां गेम था नेशनल गेम्स, जो बॉम्बे में हुआ 1940 में। तो पहला नेशनल गेम के नाम से बॉम्बे में हुआ। ओवरऑल में पहला जो इसका शुरुआत हो गई है इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से 1924 में हुई। और आपको पूछा स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद 1948 में हुआ, जो कि 13वां नेशनल गेम्स था लखनऊ में। लेटेस्ट की बात करें तो 2023 में 37वां नेशनल गेम्स गोवा में हुआ है। 36वां राष्ट्रीय खेल आपको पता है गुजरात में हुआ था। और 2024 में 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में होगा। 25 में 39वां होगा मेघालय में। नेक्स्ट अपना है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। मणिपुरी नृत्य किसको समर्पित है? मणिपुरी नृत्य है शिव और पार्वती को। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु को समर्पित। हेपेटाइटिस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस डिसीज से हो जाता है अपना लीवर या यकृत का संक्रमण है। अन्य प्रमुख रोगों से प्रभावित होने वाले अंगों की बात करें तो निमोनिया से अपने लंग्स है वो कमजोर हो जाते हैं। एक होता है रोग दोस्तों वेल रोग, जिसे बोलते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस से किडनी है इस पर असर पड़ता है। और जो यकृत कमजोर होता है वो पीलिया से सवाल पूछा जाता है। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? तो आप कहेंगे लीवर है वो पीलिया से प्रभावित होता है, यानी यकृत पीलिया से होता है। यकृत सिरोसिस, तो सिरोसिस भी एक डिजीज है जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और इससे भी लीवर प्रभावित हो जाता है। हेपेटाइटिस से भी लीवर प्रभावित हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर राइनाइटिस, राइनाइटिस ये नाक को प्रभावित करता है। राइनाइटिस नाक को करता है। हेजा से क्या होता है प्रभावित? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। तो आंत्र है, आंत है वो हेजा से प्रभावित होती है, इंटेस्टिन आंत होती है। खसरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा और तंत्रिका तंत्र हो जाता है आपके खसरा से, यानी जो मीजल्स है खसरा है इससे त्वचा और तंत्रिका तंत्र। रिकेटस रोग आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से होता है, जिससे हड्डियां प्रभावित होती है। पोलियो रोग से पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मस्तिष्क है ये मेनिंजाइटिस से प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क होता है। मलेरिया से पीलिया हो जाता है। आउटू ग्रंथि से घेंगा से आउटू ग्रंथि हो जाती है। ग्लूकोमा का काफी बार पूछा जाता है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा से प्रभावित होने वाला अंग है वो आई है, आंख है। वांगला उत्सव किससे संबंधित है? आप कहेंगे वांगला मेघालय का उत्सव है। महंगाई बढ़ने पर आरबीआई क्या कदम उठाएगी? सीआरआर और एसएलआर। अब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने का मतलब है एक तरीके से मुद्रास्फीति, यानी चीज़ों की रेट बढ़ गई, वस्तुओं की रेट बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ गई है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। क्या है? डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा डिमांड मांग कर रहे हैं तो रेट बढ़ानी पड़ी। अब किस प्रकार सरकार डिमांड को कम कर देगी? अब सरकार इस प्रकार कम करेगी कि लोगों को पैसे ही नहीं दे, यानी लोगों के पास यदि पैसे नहीं होंगे तो बाजार से चीज़ें नहीं ले पाएंगे। सो वहाँ पर डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की प्राइस घट जाएगी। तो लोगों के पास पैसे कब नहीं आएंगे? जब बैंक लोगों को पैसे देना कम कर देगी। बैंक कैसे कम करेगी? बैंक करेगी लोन में इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर। यदि ब्याज दर बढ़ा दी तो लोग पैसा नहीं लेंगे, ज़्यादा ब्याज दर है तो वो नहीं ले पाएंगे। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में आपको क्या करेगी बैंक? सीआरआर और एसएलआर, ये आरबीआई का काम होता है। सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मतलब क्या होता है? केस रिजर्व रेशियो। प्रत्येक बैंक को कुछ परसेंटेज हिस्सा, जैसे 4% के आसपास आरबीआई के पास जमा करना होता है अपने एनडीटीएल का टोटल। टोटल उस बैंक के पास जो भी रुपए है उसका 4% के आसपास रहता है लगभग केस रिजर्व रेशियो, वो आरबीआई को जमा करना पड़ता है। अब आरबीआई ने क्या स्कीम खेली कि सीआरआर को बढ़ा दिया, मतलब अब बैंकों को अपने पास जमा धन का परसेंटेज हिस्सा आरबीआई के पास ज्यादा रखना पड़ेगा। सो बैंकों के पास कम धन होगा, बैंकों के पास धन कम होगा तो लोगों को कैसे अपना धन दे पाएगी ज्यादा लोगों को। सेम एसएलआर भी है, एज ए रिजर्व रखना पड़ता है बैंक के पास। टोटल जितना भी संपत्ति है बैंक के पास ही एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है। नेक्स्ट अपना है किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? आप कहेंगे सबसे कम तो है वैसे तो अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम 46 है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का 56 है। और किस यूटी का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो दिल्ली का है 11,320 है। उसके बाद चंडीगढ़ का है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का है, फिर मिजोरम का है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बिहार का 1106 है, फिर पश्चिम बंगाल का है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर।
राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी हैं, ये कुचिपुड़ी डांसर हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। अन्य कुचिपुड़ी डांसर देखेंगे तो बाला सरस्वती, रागिनी देवी है, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। कल्याणी अम्मा किस राज्य से हैं? नृत्य से हैं। कल्याणी अम्मा है, ये मोहिनीअट्टम की डांसर है। वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम श्रमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, ये है दोस्तों मोहिनीअट्टम की। नेक्स्ट अपना कोरम का सवाल है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में गण पूर्ति या कोरम संख्या कुल सदस्य संख्या का कितना होती है? कोरम का मतलब है यदि लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक बुलानी है तो कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए उस बैठक के लिए? तो 1/10 है टोटल सदस्य संख्या का। 1/10 सदस्य संख्या जरूरी है कोरम के लिए, कोई भी संयुक्त बैठक के लिए। तो किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या कोरम कहलाती है। अब लोकसभा में कोई भी बैठक रखनी है तो कम से कम 55 सदस्य वहां पर मौजूद होने चाहिए। कितने? 55, यानी आप कहेंगे 550 टोटल लोकसभा की सीट है, उसका 10% आप निकालेंगे, बटा 10 करेंगे तो 55 लोकसभा में। और राज्यसभा की यदि 250 सीट है तो 10 करेंगे तो 25 है, वो राज्यसभा की सभा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अपना है राजा राज प्रथम किस वंश से थे? तो राजा राज प्रथम है वो चोल वंश के शासक है, आपको पता होगा। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, वो राजा राज चोल फर्स्ट के द्वारा निर्मित था। और 3 प्रमुख चोल मंदिर है, एक गंगाईकोंडा का चोलापुरम मंदिर है, ये राजा राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा निर्मित है। और धरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये राजा राज चोल सेकंड के द्वारा निर्मित है। ये तीनों ही जो चोल टेम्पल है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहलाते हैं। 1927 यूनेस्को इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल है। अजंता और एलोरा की गुफा किस नदी पर तट पर स्थित है? अजंता एलोरा की गुफा है दोस्तों वाघोरा नदी पर। अजंता एलोरा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में गुफाएं हैं और वाघोरा नदी पर है ये गुफाएं। कौन सी नदी पर? वाघोरा, वाघोरा। पद्मश्री विजेता प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से संबंधित है? प्रतिभा प्रहलाद की बात करें तो भरतनाट्यम की डांसर है और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निदेशक थी। और ये जो प्रतिभा प्रहलाद है, इन्हें लगभग 2006 में ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो पद्मश्री विजेता प्रतिभा प्रहलाद हैं, भरतनाट्यम की डांसर हैं और ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निदेशक हैं। आपको पूछ लें, इससे नाम से मिलता जुलता है। प्रहलाद राय अग्रवाल पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये कहाँ से? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल से 2022 में पद्मश्री दिया गया है। और जो रूपा ब्रांड है ना, रूपा ब्रांड के ये है फाउंडर हैं जिनका नाम है दोस्तों प्रहलाद राय अग्रवाल। और उन्होंने 1968 में घनश्याम प्रसाद अग्रवाल और कुंज बियाली अग्रवाल के साथ में रूपा ब्रांड की शुरुआत की। बोकारो इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? बोकारो इस्पात कारखाना ये पूछा है तो ये है दोस्तों झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। और पूछ ले बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ है? बोकारो हुआ है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बोकारो, ठीक है, बोकारो तीसरी, बोकारो बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो बोकारो है सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना। बोकारो रूस, बोकारो रूस यानी सोवियत संघ रशिया के सहयोग से हुआ है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और है कहाँ पर? बोकारो झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। भिलाई इस्पात कारखाना पूछ ले कहाँ पर है? तो भिलाई है आपके छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। और भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है जहां पर रेलों का उत्पादन होता है। रशिया के सहयोग से ये भी 1959 में स्थापित हुआ। आपको पूछे दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पर है? दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। राउरकेला है उड़ीसा में। अब राउरकेला आगे सवाल पूछा जाएगा कि किसके सहयोग से स्थापित हुआ है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, राउरकेला सेकंड पंचवर्षीय योजना। और किसके सहयोग से? राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसको कहाँ पर है? इसको दोस्तों इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसको जो पश्चिम बंगाल में, इसको इस्पात कारखाना है पश्चिम बंगाल में। और चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ये स्थापित हुए हैं। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? सूर्य कुमार यादव क्रिकेट से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? टेनिस कोर्ट की लंबाई है, चाहे डबल खेल रहे हो या सिंगल खेल रहे हो, लंबाई समान रहेगी 78 फीट। कितनी? 78 फीट रहेगी टेनिस कोर्ट की लंबाई, जो कि लगभग 23.77 मीटर है। तो टेनिस कोर्ट की लंबाई हमेशा 78 फीट है। कितनी? 78 फीट है लंबाई। टेनिस कोर्ट है, मैदान को कोर्ट बोलते हैं जिसकी चौड़ाई, जैसे डबल खेल रहे हैं टेनिस कोर्ट में, पुरुष सिंगल पुरुष डबल इस प्रकार होते हैं ना, तो डबल के केस में चौड़ाई हो जाएगी 36 फीट और सिंगल के केस में चौड़ाई हो जाएगी 27 फीट। ठीक है, 27 सिंगल और डबल में 36 है। ओवरऑल 78 फीट इसकी लंबाई होती है। पोल पर टेनिस कोर्ट की नेट ऊंचाई, जो पोस्ट है पोल है, ये वाला पोल टेनिस कोर्ट में जो पोल रहता है ना,
उस पर नेट की जो ऊंचाई रहती है वो लगभग 3 फीट 6 इंच यानी 1.07 मीटर, और सेंटर में टेनिस कोर्ट की कुल ऊंचाई है वो 3 फीट रहती है। ठीक है, टेनिस जो बॉल होती है उसका डायमीटर व्यास कितना होता है, तो 6.54 सेंटीमीटर से 6.86 सेंटीमीटर। टेनिस बॉल का द्रव्यमान 56 से 59 ग्राम होता है। परिधि इसकी होती है 8.09 से 8.48 इंच होती है। और बाकी यहाँ पर टेनिस की बात कर ही रहे हैं तो 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट में, फिर खेलेंगे क्ले। विंबलडन है, जीतेंगे विन करेंगे तो आप ग्रास में खेलेंगे यानी ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट, यूएस में जाना बहुत हार्ड है। और नेक्स्ट यहाँ पर एक खो खो का आगे सवाल भी पूछा जाएगा कि खो खो के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो खो खो ग्राउंड की जो लंबाई होती है वो 27 मीटर होती है और चौड़ाई होती है 16 मीटर है। और खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। प्लेइंग एरिया 27 × 16 हो जाएगा। और दोनों पोल के भी, ये तो पूरा ग्राउंड है जिसमें लॉबी वगैरह सारी शामिल है, तो पोल के पीछे जो एक पोल रहेगा उसके पीछे भी 1.5 मीटर रहती है, तो 1.5 मीटर इसको इंक्लूड करते हुए ये टोटल 27 मीटर है। ठीक है, और बाकी फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल, सीनियर फुटबॉल के लिए जो फीफा वगैरह है ना, उसमें लंबाई कितनी होती है, 105 मीटर होती है ग्राउंड की, और चौड़ाई 68। तो 68 और 105 आपको याद रहना चाहिए। बाकी जो मिनिमम की बात करें फुटबॉल ग्राउंड में, मिनिमम आपकी न्यूनतम 90 मीटर तो लंबाई होनी चाहिए, अधिकतम 120 मीटर। 90 और 120 के मध्य आपकी लंबाई, चौड़ाई 45 और 90 के मध्य होनी चाहिए। तो सीनियर फुटबॉल के लिए 105 × 68 है। ठीक है, 90 120 लंबाई, 45 90 के बीच में चौड़ाई। और वॉलीबॉल आप बात करेंगे तो वॉलीबॉल में लंबाई होती है दोस्तों 59 फीट या 18 मीटर, चौड़ाई होती है 9 मीटर, और 3 मीटर इसमें फ्री जोन होता है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है वॉलीबॉल में, तो नेट की ऊंचाई होती है 2.43 मीटर होती है, 7 फीट 11 इंच। और कबड्डी की बात करें तो कबड्डी के मेंस के लिए अलग ग्राउंड होता है, विमेंस के लिए अलग ग्राउंड होता है। तो पुरुषों के लिए कबड्डी होता है 13 × 10, 13 × 10, 13 10 पुरुष, यानी 13 लंबाई है 10 चौड़ाई है, 13 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई। और जूनियर के लिए 11 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई। तो पुरुषों के लिए ये ग्राउंड है जो सीनियर और जूनियर के लिए, पुरुषों के लिए 13 मीटर 10 मीटर है, और महिला या फिर जूनियर के लिए 11 मीटर 8 मीटर है। ठीक है, यानी दो दो कम कर दो महिलाओं के लिए, 13 में से 2 11, 10 में से 2 8, तो 11 × 8 है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 13 10। क्रिकेट मैदान का व्यास कितना होता है, क्रिकेट मैदान का व्यास होता है 137.16 मीटर से 150 मीटर डायमीटर रहता है। पिच की लंबाई रहती है 22 गज जो 20.12 मीटर है, चौड़ाई रहती है 12 फीट पिच की। नेक्स्ट अपना, भारत में आए रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के किस प्रांत से हैं, तो भारत में जो रोहिंग्या शरणार्थी है म्यांमार से आए हैं। ये म्यांमार के राखीन में रहने वाले मुस्लिम समुदाय हैं। राखीन को पहले कहा जाता था अराकान, अराकान प्रांत म्यांमार में ये रोहिंग्या 1400 ईस्वी के आसपास बस गए थे। म्यांमार से 1970 के दशक में ही ये पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर पहुंचते रहे हैं, तो 1970 से ये दूसरे देशों में जाने लगे। म्यांमार में ये आ गए थे 1400 ईस्वी में, और ये रहने लगे हैं म्यांमार के अराकान प्रांत में रहते हैं या फिर रखाइन प्रांत में रहते हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कोई भी कानून राज्य बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो वो अपने आप में कानून शून्य माना जाएगा। आर्टिकल 13(2) में ये वर्णित है। किस में? 13(2) में वर्णित है। 13(1) में क्या है, तो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होगी जिस तक वे मौलिक अधिकारों के उपबंधों से असंगत है। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करनी चाहिए कोई भी कानून। और 13(4) में भी यही है कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है उसमें भी ये जो कानून फंडामेंटल राइट्स को हनन करेगा वो एक तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन भारत सभा की स्थापना की है। सवाल में मेंशन था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और किसने 1876 में की, और किसने? तो आनंद मोहन बोस ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की। 1876 में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी और 1886 में इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम। दोनों ही अलग अलग है, ध्यान रखना। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं।
और मौलाना अबुल कलाम, ये अब्दुल नहीं है अबुल है, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इंडिया विंस फ्रीडम। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ दोस्तों 1918 में। कब? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है, मार्च और जून को, और जिसे प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह को। ये कहाँ पर है? गुजरात में। किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध ये सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद ये दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि किस देश से थे? आपको पता है, सुकर्णो थे प्रथम चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस के, और वो थे दोस्तों इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से थे प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 में। और प्रथम गणतंत्र दिवस कहाँ पर मनाया गया, वो इससे पहले की एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि पता चले कितने कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। गणतंत्र दिवस पहला 1950 में राजपथ में नहीं मनाया गया था, तो कहाँ मनाया गया था? अब राजपथ में कब मनाया गया? तो वो 1955 में। राजपथ में पहली बार गणतंत्र दिवस 1955 में मनाया गया। और उस समय कौन चीफ गेस्ट आए थे 1955 में? तो मलिक गुलाम मोहम्मद आए थे। ये नाम ध्यान रखना, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड जो गणतंत्र दिवस 1951 में मनाया गया, उसमें नेपाल के त्रिभुवन वीर विक्रम शाह आए थे चीफ गेस्ट। और लेटेस्ट 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस था। कौन सा? 74वां, जिसमें इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी आए थे। नेक्स्ट अपना है, किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। कोई भी कार्यपालिका कार्यवाही है वो राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। ये आर्टिकल 166 में वर्णित है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल करेंगे, आर्टिकल 166 में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, 154 में। 155 में है, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे, 155 में है। 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रिंट पद धारण करेंगे, ठीक है, जब राष्ट्रपति चाहेंगे उसको हटा सकते हैं। आर्टिकल 157 में, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब भारत का नागरिक हो और 35 साल प्लस एज हो चुकी हो। राज्यपाल द्वारा शपथ आर्टिकल 159 में। और 160 में है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। और राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति है, वो आर्टिकल 161 में है। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 में है। 164 में है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये 164 में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, 165 में। और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। शेख चिन्हा मौलाना का संबंध किससे है? शेख चिन्हा मौलाना का संबंध है दोस्तों नादुस्वरम। तो नादुस्वरम वाद्य यंत्र के वादक हैं शेख चिन्हा मौलाना। जूनागढ़ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ शिलालेख की बात करें तो रुद्रदामन। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन का शिलालेख है, रुद्रदामन के द्वारा अंकित है। तो ये पश्चिमी छत्रप्रधान रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा अंकित कराया गया है जूनागढ़ शिलालेख, जिसे गिरनार शिलालेख भी बोलते हैं। 150 ईसा पूर्व में ये गुजरात में। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है ये आयरलैंड से ली गई है, जहाँ से डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं ना, वहीं से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई है आयरलैंड से। नेक्स्ट अपना सवाल पूछा है सरफेसी। तो सरफेसी एक्ट है ना, ये कब पारित हुआ? सरफेसी एक्ट है यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये 2002 में सरफासी एक्ट है, 2002 में पारित हुआ। ये एक्ट किससे संबंधित है? तो ये एक्ट है फाइनेंस संबंधित है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान को लोन की वसूली के लिए वाणिज्यिक या आवासीय संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति होगी। यदि बैंक वगैरह है, कोई लोन डिफॉल्ट हो जाए, ओवरड्यू हो जाए, उस केस में वो उन कोई जिस भी इंडिविजुअल का वो लोन था उसकी आवासीय या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करने का अधिकार देता है सरफेसी एक्ट, जब ऋण चुकाने वाला विफल हो जाए लोन देने। कौन सा कारक माइग्रेशन का कारण नहीं है? गांव से शहर में माइग्रेशन का कारण में ऑप्शन था ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, शहरों में अच्छी शिक्षा, ग्राम में खराब हॉस्पिटल सुविधाएं, हिमालय या थार रेगिस्तान में अधिकतम जलवायु परिवर्तन है। शायद ऑप्शन डी करेक्ट है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? दिसंबर 2021 का करंट अफेयर है। 11वीं हॉकी इंडिया उत्तर प्रदेश ने, 12वीं हॉकी इंडिया भी उत्तर प्रदेश ने जीती, दोनों ही तमिलनाडु में हुई है। नेक्स्ट अपना है कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन पे आधारित है। एक प्रीवियस ईयर में ऐसा सवाल आ चुका था जिसका आंसर था नॉर्वेस्टर, यानी जो काल बैसाखी है ना, ये दोस्तों मानसून को प्रभावित नहीं करता है, जो भारत और बांग्लादेश में आता है काल बैसाखी।
नेक्स्ट अपना सवाल है 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1910 में मध्य भारत में हुआ था बस्तर विद्रोह, जिसे भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता है, भूमकाल आंदोलन भी कहा जाता है। 1910 में मध्य भारत के बस्तर रियासत में ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। कोल विद्रोह आपको पूछ ले कब हुआ? कोल विद्रोह हुआ 1831 में, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। वर्ली विद्रोह 1945 से 47 में हुआ और 1910 में ये भूमकाल या बस्तर विद्रोह हुआ मध्य भारत में। अटल पेंशन योजना में सरकार कितना योगदान करती है? अब सरकार का योगदान रहता है 50% या 1000 रुपये, जो भी कम हो। सरकार योगदान का मतलब क्या हुआ? जैसे अटल पेंशन योजना में आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किए तो सरकार आपके लिए इन्वेस्ट कर देगी 250 रुपये, या फिर आपने क्या किया 3000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसे तो सरकार को 50% 1500 करना चाहिए, लेकिन ये अधिकतम 1000 रुपये ही सरकार कर जाएगी, जो भी न्यून हो तो 1000 रुपये उस केस में करेगी। तो 50% या 1000 रुपये जो भी कम हो वो सरकार का योगदान रहेगा जो आप इन्वेस्ट करते हो उस पर। और ये योजना सरकार कब इन्वेस्ट करेगी? जब आपने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में ये प्रीमियम लिया है। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की। इसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी और अटल पेंशन योजना में अधिकतम 5000 रुपये की पेंशन। अब डिपेंड करता है आपने कितना इन्वेस्ट किया, उसके अकॉर्डिंग सरकार भी उसका 50% इन्वेस्ट करेगी और 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपया पर मंथ पेंशन मिलेगी आपके इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग। 18 से 40 साल के बीच में आपको इन्वेस्ट करते रहना है। पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक आपका इन्वेस्ट रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका के इस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत अंटार्कटिक की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 18,000 किलोमीटर है। अंटार्कटिक की जो कोस्टल लेंथ है ना वो 17,968 आप कहेंगे, लगभग 18,000 है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो मेनलैंड की 6100 और आइलैंड वगैरह इंक्लूड कर गए तो तटीय लंबाई भारत की 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 7516.6 किलोमीटर। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है जिसकी 101 किलोमीटर लंबाई है और सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा गुजरात की है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला वैसे आंध्र प्रदेश है, लेकिन मुख्य भूमि गुजरात है। कुल 9 राज्य हैं जिसकी तटीय बाउंड्री लगती है, आप देख सकते हो। गुजरात की सबसे अधिक लगती है और ये सभी तटीय बाउंड्री वाले 9 स्टेट है। गोवा की सबसे कम लगती है। एक सवाल है जो इससे का अंतिम सवाल, शहरी जनसंख्या का रेशियो। अब शहरी जनसंख्या है लगभग 31 और ग्रामीण है 68 है, ठीक है। और राज्यों में 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य गोवा है। सभी राज्यों और यूटी में दिल्ली में शहरीकरण सबसे अधिक है 97.5% राज्यों में गोवा है, उसके बाद मिजोरम है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं तो सेकंड शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। सेकंड शिफ्ट के जो भी सवाल मिले हैं आपको बता देते हैं। पहला सवाल है, अकबर के शासनकाल 29 मनसबदार कितने जात की पदवी की थी? अकबर के शासनकाल में जो 29 मनसबदार थे ना, मनसबदार, जो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने 1571 में लाई थी, तो 29 मनसबदार टोटल 5000 कितने जात की पदवी के थे? 5000 जात के पदवी के थे 29 मनसबदार। मनसबदारी व्यवस्था 1571 में अकबर ने शुरू की। मनसबदारों में 2 पद थे, जात और सवार। तो 29 मनसबदार 5000 जात के। मनसबदारों को 33 कैटेगरी में इन्होंने बांटा था। सबसे निचले मनसबदार के पास 10 सैनिक थे, कम से कम 10 सैनिक एक मनसबदार। मनसब यानी मनसब का मतलब होता है पद। सबसे बड़े मनसबदार के पास 10,000 सैनिक थे। और मनसबदार राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था के कर्तव्यों के प्रभारी एक मुगल शाही अधिकारी थे। केवल 500 तक रैंक वाले लोगों को ही मनसबदार कहते थे और 500 से अधिक रैंक है तो अमीर हो गया। 500 से 2500 के बीच में रैंक है, 2500 से ऊपर है तो वो अमीर आजम हो गया, इस टाइप से। कबड्डी संबंधित सही कथन था, तो कबड्डी के मैदान की लंबाई 13x10 होती है और महिलाओं के लिए 11x8 है, एक तो ये है। बाकी कबड्डी में आप देखेंगे तो ये होती है आपकी बोनस लाइन। शुरुआती जो लाइन होती है बोनस लाइन, उसके बाद वॉक लाइन। कबड्डी में वैलिड रेट कब होगी? जब आपको कम से कम वॉक लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। ये मिड लाइन है। तो आप देखेंगे जो शुरुआती बोनस लाइन और एंड लाइन, इसके मध्य दूरी है 1.75 मीटर है और वॉक लाइन और बोनस लाइन के मध्य 1 मीटर का गैप होना चाहिए। तो 1.75 मीटर ये ज़्यादा और ये थोड़ा कम है। उसके बाद ये टोटल आप देखेंगे 3.75 मीटर है, तो 13 मीटर ये टोटल है, जिसमें 1-1 मीटर आपकी लोबी आ जाएगी और 10 मीटर में 1-1 मीटर लोबी भी इंक्लूड है, ठीक है। और रेड का टाइम कबड्डी में कितना होता है? एक रेड के लिए 30 सेकंड का समय मिलता है। मैच का कुल टाइम होता है 40 मिनट होता है, एक मैच के लिए 40 मिनट का टाइम। कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कुल कितने ऑफिशियल होते हैं? 6 ऑफिशियल होते हैं, जिसमें 2 एम्पायर होते हैं। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? मियाँ की उपाधि दी अकबर ने। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर ने ही उन्हें सम्मान के तौर पर मियाँ की उपाधि दी। और तानसेन को जो तानसेन, मियाँ तानसेन, तानसेन किसने कहा?
अब तानसेन की उपाधि उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा प्रदान की गई थी और अकबर ने तानसेन को मियाँ के अलावा कंठभरण वाणी विलास की भी उपाधि दी थी। और तानसेन है ये ध्रुपद शैली में विशेषज्ञता हासिल थी। हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश शिव पार्वती के नाम पर कई ध्रुपद की इन्होंने रचनाएं की। एक एग्जाम में सवाल आ जाता है कि तानसेन समारोह कहाँ पर होता है। तानसेन समारोह होता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और 2021 में जो तानसेन राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, वो किसे दिया गया? तो वो दोस्तों फ्लूट बांसुरी के वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर मुंबई को दिया गया वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। नित्यानंद हल्दीपुर बांसुरी वादक, ध्यान रखना। खो खो मैदान की लंबाई यहाँ पर पूछे तो मैंने बता चुका हूँ 27 मीटर इस टाइप से लंबा होगा। और टोटल 8 खिलाड़ी यहाँ पर सिटिंग में बैठेंगे। एक वो चेज करने वाला रहता है, पीछे दौड़ता रहता है। टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। 3 खिलाड़ी हैं वो एक बार में रन कर रहे होते हैं। और पोल टू पोल आप लेंथ देखेंगे, वैसे टोटल होती है 27, जिसमें 1.5 मीटर की यहाँ पर 3 मीटर ज़्यादा होती है। तो पोल टू पोल कितनी हो जाएगी? 24। और ओवरऑल होती है 27 मीटर और 16 मीटर चौड़ाई होती है खो खो की। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, पोल का आकार जो ऊंचाई रहती है पोल की वो लगभग रहती है 4 फीट या फिर 120 से 125 सेंटीमीटर की मध्य पोल की हाइट रहनी चाहिए। और उसका डायमीटर है पोल कितना ऐसे होना चाहिए व्यास का, तो वो होना चाहिए लगभग 3 फीट 9 से 10 सेंटीमीटर। 2022 राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? 2022 में जो नेशनल गेम्स हुए हैं उनका उद्घाटन, जो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में शुभारंभ हुआ, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ उद्घाटन किया गया। और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, 37वें गोवा में हो चुके हैं। और जहाँ पर 2022 में जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराक साधन प्रकाश जो केरल से हैं, ये बने हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी गई है हर्षिका रामचंद्र, कर्नाटक से हैं। टॉप किया है सर्विसेज ने, टोटल 128 मेडल है। राज्य में टॉप किया है महाराष्ट्र ने, या फिर सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र है। ओवरऑल मेडल में महाराष्ट्र टॉप पर, लेकिन गोल्ड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रैंक सर्विसेज की मिली है। थर्ड हरियाणा की है। नेक्स्ट अपना है, वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े मुख्य जो पुरुष सदस्य को क्या कहा जाता था? तो परिवार का जो प्रमुख था ना, परिवार का मुखिया, उसे कुलुप कहा जाता था वैदिक काल में। कुलुप परिवार का कुल है ना, परिवार को कुल कहा जाता था वैदिक काल में। और जो एक छोटी इकाई थी सबसे, और कुल का जो मुखिया कुलुप हो जाएगा। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, परिवार थी, जहाँ पर एक कबीले में घर की एक ही छत पर नीचे रहने वाले लोग थे। काफ़ी बड़ा संयुक्त परिवार हुआ करता था। परिवार के मुखिया को कुलुप कहते थे। एक गांव कई कुलों से मिलकर बना था, कई परिवारों से मिलकर बना था। गांव के संगठन को विश कहा जाता था और विश के संगठन को जन कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? जैसे सरपंच वगैरह होता है ना गांव के मुखिया, तो यहाँ पर ग्रामीणी कहा जाता था। विश का मुखिया होता था विशपति। नेक्स्ट अपना देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में कहाँ पर सम्मेलन हुआ था, वहाँ की गई थी? तो कानपुर सम्मेलन 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कानपुर नगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने की थी। वर्तमान में टोटल नेशनल पार्टी कितनी है? 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1885 में स्थापित, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में स्थापित, बहुजन समाज पार्टी 1984 में स्थापित, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नवंबर 1964 में, आम आदमी पार्टी नवंबर 2012 में। ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी थी, फिलहाल नहीं है। 1999 में स्थापित हुई थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट अपना सवाल ये है, प्लेटी हेलमंथीज उत्सर्जन तंत्र में टोटल कितने होल होते हैं? तो प्लेटी हेलमंथीज होता है दोस्तों सपाट। क्या होता है? सपाट होता है। तो एक होल होता है केवल। एक हॉल में जो मुंह भी कह सकते हो, एनस गुदा भी कह सकते हो, सारे कार्य उत्सर्जन वगैरह का, खान पान का उस एक ही हॉल से होता है। उनके शरीर में केवल एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का कार्य करता है। वे सपाट होते हैं, उनके पास कोई परिसंचरण तंत्र या शरीर गुहा नहीं होती, लेकिन उनके पास उत्सर्जन और पाचन तंत्र जरूर होता है प्लेटी हेलमंथीज के पास में। वे अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज 1898 में। इस खोज हेतु उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, मैरी क्यूरी को और हेनरी बैकुरल को दिया गया। नेक्स्ट अपना है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पीक है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी पीक की हाइट है दोस्तों 2695 मीटर, जो केरला में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगुड़ा पीक, 1680 मीटर, आंध्र प्रदेश में। हाईएस्ट पॉइंट है सतपुड़ा रेंज का धूपगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो माउंट आबू है। सतपुड़ा श्रृंखला का धूपगढ़। विंध्य श्रेणी का उच्चतम बिंदु है गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। पश्चिमी घाट की आप प्रमुख चोटियां देखेंगे तो अनामुड़ी, दोदा बेटा, ये सभी आपके इलावाई मलाई,
अंगीड़ा पीक ये पश्चिमी घाट की है। कामेत उत्तराखंड में चमोल जिले में स्थित है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। अनामुड़ी ये इडुक्की जिले में स्थित है, पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नाम अनामुड़ी। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, हाईकोर्ट कॉलेजियम प्रणाली संबंधित सही कथन क्या है। कॉलेजियम होता है जजों की नियुक्ति से संबंधित एक सिस्टम है कॉलेजियम, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। आपको पता होगा 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन इसे 2015 में खारिज कर दिया कि कॉलेजियम प्रणाली से ही जज वगैरह की नियुक्ति की जाएगी। अब इन जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली में जैसे हाईकोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व उसका जो चीफ न्यायाधीश था ना, उसके साथ साथ उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते थे। तो कॉलेजियम का नेतृत्व चीफ जस्टिस तो करते ही थे, साथ साथ 4 और अन्य सीनियर जजेज। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश सीजीआई। अब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की सिफारिश कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजीआई के साथ साथ उनमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब इसकी शुरुआत कब हुई, जो कॉलेजियम प्रणाली कब आई, तो ये 1993 में आई। कब आई, ध्यान रखना 1993 में आई। सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 1993 में आई कॉलेजियम प्रणाली। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा किस हेतु की गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश देने के लिए की गई। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। कौन, लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के author है लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट अपना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई भी शंका और विवाद है उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन मिलेगा आपको। किसमें, 71 में। नेक्स्ट अपना, 1955 में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ पर हुई थी। मैंने कहा 1950 में भारत में शुरुआती परेड नहीं हुई थी। गणतंत्र दिवस की पहली परेड जो राजपथ पर हुई थी वो 1955 में हुई थी, जहां पर चीफ गेस्ट आए थे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। अर्जुन सिंह ध्रुव को 2022 में पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया। अर्जुन सिंह ध्रुव कला के क्षेत्र में। डिंडोरी के बैगा आदिवासी नर्तक है ये, डिंडोरी के बैगा आदिवासी नर्तक हैं अर्जुन सिंह ध्रुव। तो ये हो जाएगा बैगा डांसर। कौन सा, बैगा डांसर। डिंडोरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश से, तो बैगा आदिवासी डांसर है ये। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। कमला नारायण है ये भरतनाट्यम की डांसर है। कुमारी कमला है कथक और भरतनाट्यम की, और कमला नारायण है भरतनाट्यम की। 1970 में पद्म भूषण दिया गया कुमारी कमला को। नेक्स्ट अपना सवाल है, किस याचिका के माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत कोई अमुक काम किया है या निर्णय लिया है। कोई भी काम आप अपने अधिकार क्षेत्र के अलावा बाहर जाकर नहीं कर सकते हो। इसके तहत आपको रिट याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर सीधा जा सकते हैं कि अधिकार पृच्छा या फिर क्वो वारंटो। तो क्वो वारंटो रिट याचिका के तहत पूछा जाएगा कि क्या आपके अधिकार क्षेत्र में वो कार्य था या फिर नहीं था। ये है एक रिट आर्टिकल 32 के तहत जो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर दायर कर सकते हो या फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत लगा सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस लिया। तो ये दोस्तों असहयोग आंदोलन को, चोरी चोरा कांड 1922 में जो गोरखपुर में हुआ था इसके कारण वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, एक वर्ष अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य क्या कहलाता है। एक निश्चित समय अवधि में टोटल जो भी प्रोडक्शन हुआ है एक देश की सीमाओं के भीतर, जो उत्पादित वस्तुएं और सर्विस है उसका टोटल बाजार मूल्य होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पंडित एस बलेस भजंत्री का संबंध किस वाद्यंत्र से है। तो एस बलेस का संबंध है शहनाई वादक से। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, एस बलेस शहनाई वादक, अनंत लाल शहनाई वादक, अली अहमद हुसैन खान शहनाई वादक। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कामायनी की रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। रचयिता कौन है, तो वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। कौन, जयशंकर प्रसाद। 1991 में एलपीजी नीति के वक्त वित्त मंत्री कौन थे। 1991 में आई थी, जो उदारीकरण थी, विदेशीकरण थी और प्राइवेटीकरण की नीति। उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो तत्कालीन वित्त मंत्री पंडित डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अपना सवाल है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब और किस रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है ये दोस्तों 23 जनवरी को मनाई जाती है। बोस की जयंती, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है।
अब ये जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से? 2021 से। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती थी और भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जाना स्टार्ट किया गया। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ कहाँ पर? कटक ओडिशा में। जहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ। बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की और जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन भी बोस ने किया। बोस के प्रमुख नारों में जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोस के नारे हैं। नेक्स्ट अपना है सवाल, आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में आपको मिलेगा डीपीएसपी। डीपीएस में आर्टिकल 37 है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग बताता है कि किस काम की है। डीपीएसपी का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। दोस्तों भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अपना सवाल है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के मध्य समझौता हुआ? जो लखनऊ समझौता है ना, उनकी बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था वो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। और इस समझौते में क्या हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का लखनऊ समझौता है ना, इसमें गरम दल और नरम दल एकजुट हो गए। तो आप कहेंगे अलग कब हुए? तो सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था ना, उस समय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल दो दल विभाजित हो गए। जो एकजुट हुए हैं वो लखनऊ समझौता 1916 में हुए हैं। लखनऊ का समझौता है ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था लखनऊ में। और यहाँ पर यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ 19 दिसंबर 1916 को। और इसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा ये पारित किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। लखनऊ समझौते अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को भी स्वीकार कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट अपना है, घूमरा डांस किस राज्य से संबंधित है? घूमरा डांस की बात करें तो ये ओडिशा के कालाहांडी जिले का एक लोक नृत्य है। तो ओडिशा का है घूमरा, ठीक है। ये घुमुरा नृत्य है, एक्चुअल में घुमुरा नृत्य है ओडिशा का। होम रूल फॉर इंडिया लीग की स्थापना है। तो होम रूल फॉर इंडिया लीग की स्थापना एक तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी अप्रैल 1916 में, एक एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल ऑफ इंडिया लीग की स्थापना कहाँ पर की है? तो वो की है बेलगाम ने। बेलगाम में की है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की है, वो मद्रास में की है। दोनों का उद्देश्य सेम है, स्वराज। लेकिन इसकी स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में की और 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम ने की है। और अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना हुई। इंडिया लीग की स्थापना किसने की? इंडिया लीग की स्थापना एक तो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की और एक इंडिया लीग की स्थापना 1928 में वीके कृष्ण मेनन ने की थी। नेक्स्ट वाला है, थर्ड ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तीसरा ब्लाइंड जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, भारत इसकी चैंपियन रही है। लगातार 3 चैंपियन, इससे पहले 17 में भी भारत जीत चुकी है, 2012 में भी भारत जीत चुकी है और ये भारत में ही हुए हैं। और टूर्नामेंट में भारत, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने भाग लिया। पाकिस्तान यहाँ पर वीज़ा नहीं मिला। नेत्रहीनों के लिए चौथा टी20 विश्व कप 2023 है, ये दोस्तों पाकिस्तान में, ठीक है। होस्ट यहाँ पर दिसंबर 2022 में भारत ने किया तीसरे का, जिसमें भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित है? तो राउरकेला दोस्तों जर्मनी में स्थापित है। और ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है कौन सी पंचवर्षीय योजना में है? तो राउरकेला स्टील प्लांट सेकेंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित है 1955 में। नेक्स्ट अपना सवाल है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को किस महासागर में हरिकेन कहा जाता है? हरिकेन दोस्तों कहा जाता है अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर से उठने वाले विनाशकारी तूफान को हरिकेन कहते हैं। अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर, इन दोनों से। अब आपको पूछ ले, टाइफून जो एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो कहाँ पर आता है? तो टाइफून आता है उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। पूर्वी प्रशांत में आता है हरिकेन और उत्तर पश्चिम प्रशांत में आता है टाइफून। विल्ली विल्ली कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आता है। टाइफून आता है चीन में। नेक्स्ट अपना है, क्वाडी अट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वाडी अट्टम उत्सव है तमिलनाडु में, भगवान मुरुगन को समर्पित उत्सव है। तो क्वाडी अट्टम भगवान मुरुगन को समर्पित है, तमिलनाडु में उत्सव है। क्वाडी अट्टम नाम का शाब्दिक अर्थ है बोझ नृत्य, बर्डन नृत्य। एक दोस्तों अट्टूकल पोंगला उत्सव है, ये मनाया जाता है केरला में, ठीक है। अट्टूकल पोंगला उत्सव केरला में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। खेल खिलाड़ियों की संख्या की बात कर ही लेते हैं। टेनिस बैडमिंटन में कोई दिक्कत नहीं, 1 खिलाड़ी। डबल में 2 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। बेस बनाना है तो 9 खिलाड़ी चाहिए। बेस में 9, बास्केटबॉल में 5, ठीक है। बास्केटबॉल 5।
तो कटोरी में 5 चीज़ तो आपको रखनी ही रखनी है। 5 अंगुलियाँ कटोरी से पकड़ेंगे ना बॉस्केट को, 5 खिलाड़ी, बेसबॉल 9 खिलाड़ी, टेनिस कोई दिक्कत नहीं, बिलियर्ड्स स्नूकर 1 खिलाड़ी, बॉक्सिंग 1 खिलाड़ी, शतरंज 1 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, कॉर्केट में 2 से लेकर 6 खिलाड़ी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट 11 खिलाड़ी, फुटबॉल 11, हॉकी 11, क्रिकेट 11, नेटबॉल और कबड्डी। अब कबड्डी में सभी को पता होगा 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, और सेम खिलाड़ी नेट बॉल में भी होते हैं 7, खो खो में 9 होते हैं, लैक्रोज में 10 होते हैं, पोलो में ध्यान रखना 4 होते हैं क्योंकि POLO पोलो 1 2 3 4 4। वाटर पोलो में ज़रूर 7 होते हैं, वाटर ऐड हो गया ना तो भाई 3 और ऐड कर दो पानी में उनको सपोर्ट करने के लिए। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। हैंडबॉल में 7 होते हैं, स्पाक टैक्रो में 3 होते हैं, और किक बॉल में कितने होते हैं? 10 खिलाड़ी होते हैं। किक मारनी है तो 10 खिलाड़ी चाहिए चाहिए। कैरम में 2 या 4 खिलाड़ी, ब्रिज में कार्ड गेम में 2 खिलाड़ी, बैंडी जो आइस पर खेला जाता है 11 खिलाड़ी, गोल्फ में फिक्स नहीं है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई 2001 में, जिसमें केंद्र का 75 और राज्य का 25% अंशदान है। अब केंद्र जो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 में 5 वाला, जो कि 2006 में ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ और अत्यंत 200 जिले जो पिछड़े जिले वहाँ पर शुरुआत हुई। पूरे भारत में आपको पता है नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2008 को, 8 को मारा पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी नाम ऐड कर दिया गया। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास? अब देखिए, संचित निधि से धन निकालना है तो संसद के पास जाना पड़ेगा। संचित निधि को समेकित कोष कहा जाता है। आर्टिकल 114 के अनुसार सरकार केवल संसद की सहमति से ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। और जो समेकित कोष का गठन भारत के संविधान के आर्टिकल 266(1) में किया गया है। एक दोस्तों आकस्मिक निधि है, आर्टिकल 267 में। आकस्मिक निधि का कंट्रोल रहता है राष्ट्रपति के नियंत्रण में, ठीक है। राष्ट्रपति इसमें यहाँ पर सलाह से धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं आकस्मिक में, इमरजेंसी में राष्ट्रपति, नहीं तो संसद से। संचित निधि है, संचित निधि में क्या, जो भी टैक्स है वो सरकार का जितना भी टैक्स आएगा, राजस्व आएगा, वो संचित निधि में जमा करा देंगी। देश में गरीबी का आकलन कौन करता है? गरीबी का आकलन करता है नीति आयोग। नीति आयोग का एक टास्क फोर्स है जो डाटा लाती है, वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा डाटा कैप्चर किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा ये कंट्रोल रहता है। अब गरीबी के आकलन की बात आई तो पहले कौन सी समितियां थी गरीबी आकलन के लिए काम किया है? अलग समिति ने गरीबी आकलन के लिए 1979 में काम किया है। लकड़वाला समिति ने 1993 में किया है। तेंदुलकर ने 2009 में किया है। रंगराजन समिति ने 2012 में काम किया है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी रेखा का सबसे पहले अनुमान लगाया था 16 रुपये से 35 रुपये प्रति व्यक्ति। भारत की गरीबी रेखा का आकलन 2 अर्थशास्त्रियां VM दांडेकर और N रथ के मौलिक कार्यों में भी निहित है। तो ये सवाल थे आज आपके सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए GK करंट अफेयर्स और साइंस के। बहुत कम सवाल थे साइंस के तो। और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं आ पाएगा। इन दोनों पारियों की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट है जो कि अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील का फायदा उठाना चाहते हैं तो TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।